GA-29 कुछ छात्र हंस पड़े। ये हंसी उनकी आदत का हिस्सा थी, न कि कोई वास्तविक दुर्भावना। अन्य लोग बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। रेन और वेई के बीच की शर्त सबको पता थी। खिड़की के पास बैठी लूना ने किताब पढ़ने का नाटक करना बंद कर दिया। उसकी निगाहें रेन और तारों की हर हरकत पर टिकी थीं, जो पहली पंक्ति में बैठे थे। उसका परछाई वाला भेड़िया थोड़ा प्रकट हुआ, मानो उसे कुछ महत्वपूर्ण महसूस हो रहा हो। क्या वो सचमुच ऐसा करने की कोशिश करेगा? उसकी एक चचेरी बहन ने दूसरी से फुसफुसाते हुए कहा। तारों की माना शक्ति कुछ अलग लग रही है, तुम्हें क्या लगता है? चुप रहो, लूना ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हालांकि उसकी अपनी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। नया छात्र हैरोल्ड हर चीज को गहनता से देख रहा था। उसकी नजरें क्लेन और रेन के बीच घूम रही थीं, हर विवरण का आकलन, मापन और स्मरण कर रही थीं। बस देखते रहो, जब वे उसे बाहर निकाल देगा, काई ने कैस से कहा। उसकी हरी खालें मजे से चमक रही थीं। सेमेस्टर खत्म होने वाला है, तो उसे अपनी ट्यूशन फीस खोने की बहुत चिंता होगी। या शायद वो बहुत आत्मविश्वासी है, मेयो ने अपनी सीट से बुदबुदाते हुए कहा। उनके शब्दों में दिखने से कहीं अधिक गहराई थी। 6 नए छात्रों ने अपनी अपनी जगहों से एक दूसरे को चुपचाप देखा। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो यह महज अकादमिक जिज्ञासा से कहीं अधिक था। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। जिन आगे झुका, उसके शरीर पर बाघ की आकृति की लहरदार धारियां दिखाई देने लगी। इससे पहले कि वे आकर तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करे, फिर से मेरी चिंता कर रहे हो। बेहतर होगा कि तुम खदानों में किसी और गड्ढे में गिरने की चिंता करो। रेन ने उसकी ओर देखे बिना जवाब दिया। उसके मशरूम धीरे धीरे फड़क रहे थे। या फिर अगले टूर्नामेंट में सेमीफाइनल से आगे बढ़ना, टैरो ने आगे कहा, जिनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कई छात्र अपनी सांस रोककर खड़े हो गए। उन्हें वो लड़ाई याद आ गई जिसमें भेड़िए ने उसके आध्यात्मिक बाघ की गर्दन फाड़ दी थी। जिन आधा उठा, लेकिन क्लेन ने इशारे से उसे रोक दिया। जिस दिन दोनों लूना की टीम से हारे थे, उस दिन से वे एक दूसरे के और करीब आ गए थे। छोड़ो इसे, गोल्डक्रेस्ट के वारिस ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्द ही उसके पास स्कूल की फीस भी नहीं बचेगी जिससे उसे कोई लाभ मिल सके। वही इसका ध्यान रखेगा। तैयार हो? रेन ने ताने बाजियों को नजरअंदाज करते हुए तारों से धीरे से पूछा। तारों ने सिर हिलाया, हालांकि उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। किसी के कुछ कहने से पहले ही दरवाजा खुल गया। वे अपने हमेशा के घमंडी अंदाज में अंदर आया, लेकिन रेन को देखकर एक पल के लिए झिझक गया। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन AliExpress ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सी मोर। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन AliExpress ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सी मोर। कक्षा में मौजूद सभी लोग सांस रोककर बैठे थे। जिस पल का वे महीनों से इंतजार कर रहे थे, वो आखिरकार आ ही गया था। सुप्रभात प्रोफेसर, रेन ने शांत भाव से जवाब दिया, जिससे वे और भी चिढ़ गया। मैंने सोचा कि आज भरिंग के विकास के बारे में अपने सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा दिन होगा। कक्षा में एकदम सन्नाटा छा गया। जो लोग आमतौर पर कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे, वे भी पूरी एकाग्रता से सुन रहे थे। वेई ने अपने हाथों को मेज पर रखा और खुद को संयमित रखने की कोशिश की। ओह, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज का दिन पिछले 500 वर्षों के अभिलेखों में किसी भी अन्य दिन से अलग है? क्योंकि आज, रेन मुस्कुराया, जबकि उसके मशरूम फड़क रहे थे, तारों ने अपनी 100 दिनों की साधना पूरी कर ली है। वेई ने दूसरे लड़के को और भी ध्यान से देखा। अब वो देख सकता था कि भरिंग के निशान अधिक स्पष्ट, अधिक जीवंत लग रहे थे। अब कांस्य रैंक, लेकिन सिर्फ 100 दिन। ये तो सरासर बकवास है। क्या ये अतिशयोक्ति है? शायद उस दिन से 130 दिन बीत चुके हैं। अरे हाँ, हमारी छोटी सी शर्त। वेई ने अपना आत्मविश्वास वापस पाया। मैं तुम्हें शर्तें याद दिला दूं। अगर तुम्हारा दोस्त ग्रेट डिगर के अलावा किसी और रूप में विकसित होता है, तो तुम जीत जाओगे। अगर नहीं, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो तुम्हारी ट्यूशन फीस बंद हो जाएगी। वैसे, तुम्हें इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। और अगर मैं जीत जाता हूं, रेन ने अपनी शांत मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, तो मुझे अपनी पसंद की कोई भी कांस्य श्रेणी की सामग्री मिलेगी और आपकी दोनों कक्षाओं में 100 अंक मिलेंगे, वो भी बिना आपकी पूरी शिक्षण इकाई में उपस्थित हुए। बिल्कुल सही, वेई ने नाटकीय अंदाज में अपनी बाहें फैलाईं। तो आगे बढ़ो, हमें अपनी वो महान खोज दिखाओ जो 500 साल के प्रमाणित शोध का खंडन करती हो। छात्रों ने अपनी सांसें थाम ली। कुछ तो अपनी सीटों पर आगे की ओर झुक गए, एक भी पल चूकना नहीं चाहते थे। मैं आपके सामने पेश करता हूं। रेन खड़ा हो गया जबकि उसके मशरूम तीव्र रूप से धड़क रहे थे। लिविंग टनल, आगे बढ़ो, टैरो। उन्हें दिखाओ। टारो ने सिर हिलाया और अपने शरीर पर निशान प्रकट करने के बजाय सीधे अपने भीतर के पशुवत स्वरूप को आह्वान किया ताकि कोई संदेह न रहे।
वेई की मेज के सामने की हवा में हलचल होने लगी। तारों से निकली मिट्टी मानो जीवित हो उठी, ऊपर उठती हुई और आकार लेती हुई। जहां 1 मीटर लंबे, अपनी विशिष्ट कठोर खोल वाले खोदने वाले भरिंग को प्रकट होना चाहिए था, वहां कुछ बिल्कुल ही भिन्न प्रकट हुआ। 2 मीटर ऊंचा वो विशालकाय जीव इतना बड़ा था कि उसने कक्षा के सामने का अधिकांश भाग घेर रखा था। उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो गहराई का कोई टुकड़ा उसमें समा गया हो और उसे जीवन मिल गया हो। उसका प्रत्येक भाग मिट्टी के रंग से चमक रहा था, फिर भी उसमें एक जीवंत चमक थी। असंभव, वेई ने पीछे हटते हुए कहा। उसने घबराकर अपनी एक किताब खोली और उसमें इसी तरह का कोई रिकॉर्ड ढूंढने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड तो यही कहते हैं, रिकॉर्ड अधूरे हैं क्योंकि ये तरीके किस्मत पर आधारित है। रेन ने तारों की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अब अंदर से दमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसा कि मैंने आपको महीनों पहले बताया था, प्रोफेसर, खोदने वाला भरिंग अलग अलग तरह से विकसित हो सकता है। हालांकि वे बहुत गहरी गुफाओं में रहने वाले ज्ञात जीव थे, लेकिन कोई भी उनमें से किसी एक को अपने पालतू जानवर के रूप में प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ था। भरिंग के विकासवादी क्रम ने हमेशा से ही पालने वालों को एक ही प्रकार की प्रजाति दी थी, जिसे ग्रेट डिगर कहा जाता है। वेई ने अपनी किताब गिरा दी। ये अवश्य ही एक जीवित सुरंग। रेन ने वाक्य पूरा किया। प्रोफेसर, चूंकि वे अकादमी के पास की गुफाओं में रहते हैं, इसलिए आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। वेई का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें घबराकर उस जानवर को स्कैन कर रही थीं, धोखे के किसी भी संकेत की तलाश में। ये तो चाल है, उसने अचानक कहा। जरूर कोई रूप बदलने वाला जानवर होगा, या फिर कोई भ्रम। हाँ, कोई मायावी जानवर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा होगा। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ा और उस प्राणी की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, भ्रम का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह अवश्य ही। उसकी उंगलियां लिविंग टनल की सतह को छू गईं। वो ठोस, गर्म और निर्विवाद रूप से वास्तविक थी। उसकी बनावट क्रिस्टलीकृत मिट्टी जैसी थी, लेकिन जीवंत, उसके स्पर्श से स्पंदित हो रही थी। एक ऐसा जानवर जो शारीरिक रूप से रूपांतरित हो सकता है। रेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या यह छलावरण वाला शिकारी पक्षी है, अदृश्य उभयचर है, या किसी कीट की नकल करता है? और यह किसका कथित जानवर होगा? प्रोफेसर, आप यहाँ मौजूद हर छात्र को जानते हैं। भला ऐसा जानवर कौन रखेगा? खैर, चलिए बात को घुमाते नहीं है, आप अपनी मानव दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं। वेई ने कमरे का जायजा लिया। ये सच है कि वो कुछ कुलीन छात्रों के जानवरों के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता था, लेकिन उसकी मानव दृष्टि झूठ नहीं बोलती थी। टैरो और उस प्राणी के बीच का बंधन स्पष्ट था। यह नहीं है, नहीं हो सकता। वेई ने हताशा से अपनी किताबों की ओर देखा। 500 वर्षों के अभिलेख, सारा शोध अधूरा। रेन ने शांत भाव से कहा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और महीनों पहले भी, सही प्रक्रिया से ही फर्क पड़ता है। तरीके सिद्ध हो चुके हैं। वेई ने अपना डेस्क पटकते हुए कहा, ये सच नहीं हो सकता, ये धोखा है, ये पृथ्वी नियंत्रण द्वारा मूर्ति का निर्माण है, ये। तारो, रेन ने वेई के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा, उन्हें दिखाओ कि हमने क्या अभ्यास किया है। तारो ने सिर हिलाया। तरीके सिद्ध हो चुके हैं। वेई ने अपना डेस्क पटकते हुए कहा, ये सच नहीं हो सकता, ये धोखा है, ये पृथ्वी नियंत्रण द्वारा मूर्ति का निर्माण है, ये। तारो, रेन ने वेई के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा, उन्हें दिखाओ कि हमने क्या अभ्यास किया है। तारो ने सिर हिलाया। उसके हर हाव भाव में नया आत्मविश्वास झलक रहा था। जीवित सुरंग हिलने लगी, उसके खंड आपस में जुड़कर पैटर्न बनाने लगे। कक्षा के विस्मयकारी आंखों के सामने उसने धरती को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे पहली नजर में एक अव्यवस्थित टीला जैसा दिखने लगा। बस इतना ही। वेई ने कांपती हुई आवाज में आत्मविश्वास जुटाने की कोशिश की। मिट्टी का ढेर, देखो, मेरा मतलब यही था, कोई भी कीड़ा। उसके शब्द गले में ही अटक गए जब जीवित सुरंग से एक क्रिस्टलीय तरल पदार्थ निकलने लगा जिसने टीले को ढक लिया। वो पदार्थ एक विशिष्ट पीले रंग से चमक रहा था, ठीक वैसा ही जैसा गुफाओं में 300 मीटर नीचे की गहरी सुरंगों में पाया जाता है। जीवित क्रिस्टल, रेन ने समझाया, जबकि वो पदार्थ जम रहा था लेकिन फिर भी किसी तरह जीवित बना हुआ था, आंतरिक प्रकाश से स्पंदित हो रहा था। यह एक सच्चे जीवित सुरंग की विशिष्ट पहचान है। वे सिर्फ सुरंगें नहीं खोदते, बल्कि उन्हें रहने योग्य और गहरे हथियारों से सुरक्षित बनाते हैं। वेई अपनी डेस्क के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी त्वचा पर उसका मैंटिकोर स्वरूप अनियमित रूप से झिलमिला रहा था। नवनिर्मित क्रिस्टल को छूते ही उसके हाथ कांपने लगे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा गहराई में पाया जाता था, एक ऐसा पदार्थ जिसे कोई सामान्य भरिंग नहीं बना सकता था। इसकी बनावट उन लोगों के लिए स्पष्ट थी जिन्होंने गहरी खानों में समय बिताया था। नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब कोई दृढ़ विश्वास नहीं बचा था, केवल निराशा थी। रिकॉर्ड्स।
गलत है, रेन ने धीरे से कहा, या कम से कम अधूरे हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू से बताया था। कक्षा में सन्नाटा पसरा रहा। वे उस जीवंत क्रिस्टल को निहार रहा था। उसका सारा अहंकार सुबह की धुंध की तरह गायब हो गया। 500 वर्षों का उसका विश्वास उसकी आंखों के सामने चकनाचूर हो गया था। और उनके साथ वो सब कुछ जो वो जानवरों के विकास के बारे में जानता था। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन अली एक्सप्रेस ऐप नंबर्स। अपनी जन्म तारीख का असली मतलब जानिए। 1 दिन में न्यूमरोलॉजी। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सी मोर। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सी मो। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि कान सुन्न हो रहे थे। वे घुटनों के बल बैठा रहा। उसकी उंगलियां अभी भी जीवित क्रिस्टल को छू रही थी, मानो उसे उम्मीद हो कि वह किसी भी क्षण गायब हो जाएगा। लूना ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसका परछाई वाला भेड़िया कुछ पल के लिए प्रकट हुआ, मानो सहमति में सिर हिला रहा हो। लियोरा और लारिसा ने आश्चर्य और संतुष्टि भरी निगाहों का आदान प्रदान किया। उनके भीतर छिपे हुए जंगली जानवर जाग उठे। जिन और क्लेन ऐसे लग रहे थे मानो उन पर किसी ने गदा से वार किया हो। उनके शरीर पर उनके भीतरी जंगली प्रवृत्तियां अनियमित रूप से प्रकट हो रही थीं, जो उनकी उलझन और दबी हुई क्रोध की प्रतिक्रिया थी। तो रेन ने चुप्पी तोड़ी। उसके मशरूम स्थिर प्रकाश से जगमगा रहे थे। हमारे शर्त के बारे में, प्रोफेसर। वे धीरे धीरे उठा। उसकी हरकतें मशीनी थीं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह विरोध करेगा, कोई और स्पष्टीकरण ढूंढेगा। जो उसने अभी अभी देखा था उसे नकारने के लिए कोई बहाना खोजेगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे कांस्य रैंक 2 का हल्का रून चाहिए, रेन ने शांत भाव से कहा। सबसे महंगा कांस्य रैंक वाला रून। वे का गला भर आया। इसकी कीमत 2 लाख क्रिस्टल है। ये तो मेरी 2 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा है। शर्त तो शर्त होती है, रेन मुस्कुराया, हालांकि उसकी मधुर आवाज में दृढ़ता छिपी थी। जब तक कि आप उस 10 लाख ट्यूशन फीस जब्ती दस्तावेज पर चर्चा करना पसंद न करें जिस पर आप मुझसे हस्ताक्षर करवाने वाले थे। टारो ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। वे ने अपनी मुठियां भींच ली। ये तो सरासर बेतुका है। एक बात तो यह है कि भाग्य से एक अलग विकास प्रदर्शित करना, लेकिन उस कीमत के एक ऐसे मंत्र की मांग करना जिसे आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। दरवाजे पर चरमराहट की आवाज सुनकर वो जम गया। लिन दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाकर खड़ी थी, बाहें क्रॉस किए हुए और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान लिए हुए। उसके सारस के पंख धमकी भरे अंदाज में फड़फड़ा रहे थे। क्या आपको अपनी शर्त पूरी करने में कोई समस्या आ रही है, प्रोफेसर? उसने बनावटी मिठास के साथ पूछा। वेई का चेहरा पीला पड़ गया। लिन के साथ हुई उसकी आखिरी मुठभेड़ की याद बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंध गई। उसका शरीर स्पष्ट रूप से सिकुड़ गया और उसका मैंटिकोर रूप पूरी तरह से गायब हो गया। मेरी पढ़ाई के अंकों का भी मामला है, रेन ने आगे कहा, मानो वो उस पल का भरपूर आनंद ले रही हो। दोनों विषयों में 100 अंक, अगर मुझे सही याद है तो। 6 नए छात्रों ने सावधानीपूर्वक तटस्थ भावों के साथ सब कुछ देखा, हालांकि उनकी आंखों में कुछ ऐसी चमक थी जो शायद मनोरंजन या संतुष्टि की हो सकती थी। अकादमी की गपशप करने वालों को ये बहुत पसंद आएगा, लारिसा ने टिप्पणी की। सबसे कमजोर जानवर वाली छात्रा ने साबित कर दिया कि वे के 500 साल के रिकॉर्ड गलत थे। वे एक मशीन की तरह अपनी मेज की ओर बढ़ा और ग्रेड रजिस्टर निकाला। कांपते हाथों से उसने दोनों विषयों में रेन के नाम के आगे पूरे 100 अंक लिख दिए। वो रून, वेई ने फुसफुसाते हुए कहना शुरू किया। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट से थोड़ी ही तेज थी। आप इसे कल ला सकते हैं, लिन ने दरवाजे से बीच में कहा। मुझे यकीन है कि आप भुगतान में 1 दिन से ज्यादा देरी नहीं करना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें आपसे किसी चीज पर हस्ताक्षर करवाने की जरूरत पड़ेगी, है ना? वेई ने ये सब अपमान और बेबस गुस्से के साथ देखा। लिन दरवाजे से थोड़ा पीछे हट गई। और वेई, उसने एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, अगली बार जब तुम शर्त लगाओ तो ये सुनिश्चित कर लेना कि तुम मौके पर ही भुगतान कर सको। खैर, रेन ने कक्षा की घड़ी पर नजर डाली। कक्षा शुरू हुए अभी मुश्किल से 10 मिनट ही बीते थे। चूंकि मुझे आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिल गई है और मुझे इस कक्षा की अंतिम परीक्षा भी नहीं देनी पड़ेगी, जो सच कहूं तो मेरे किसी काम की नहीं है। वो शांत भाव से उठा और अपना सामान समेटने लगा। उसके मशरूम खुशी से उछलते हुए एक लयबद्ध स्वर में फड़फड़ा रहे थे। मैं अपने गुरु के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए सेवानिवृत्त हो रहा हूं, दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उन्होंने कहा। कुछ ऐसा जो वास्तव में मेरे लिए उपयोगी हो। शुभकामनाएं, तारो। उसने अपने दोस्त को एक अनौपचारिक इशारे से विदाई दी। हालांकि मुझे संदेह है कि तुम्हें यहाँ कुछ खास सीखने को मिलेगा। लिन आगे बढ़ी। उनकी उपस्थिति से दरवाजे का पूरा हिस्सा भर गया। वैसे, प्रोफेसर, उसकी आवाज कोमल थी लेकिन धमकी से भरी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आप टैरो या रेन के खिलाफ कोई प्रतिशोध लेने के बारे में नहीं सोचेंगे।
अब से मैं आपकी कक्षाओं के संचालन पर कड़ी नजर रखूंगी। लिन और रेन के जाने के बाद वे अपनी कुर्सी पर धंस गया। उनके कदमों की आवाज गलियारे में गूंजती रही। कक्षा के सामने स्थित वह जीवंत क्रिस्टल लगातार चमक रहा था, जो अभी अभी घटी हर घटना का एक ठोस प्रमाण था। उसकी स्पंदित रोशनी मानो 5 शताब्दियों की अकादमिक निश्चितता का उपहास कर रही थी। वेई ने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं, मानो आलस्य के कारण अपनी कक्षा शुरू करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं, कुछ दया भाव से तो कुछ दबी हुई हंसी से। उसने हार मानकर अपना सिर झुका लिया। आज की क्लास खत्म हो गई है, आप जा सकते हैं, उसने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। एक पल के लिए कोई नहीं हिला, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना है। रेन और लिन के पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज ने मानो उस जादू को तोड़ दिया। वे अपनी मेज पर अकेले बैठे रहे, ये सोचते हुए कि कैसे 500 वर्षों का विश्वास 10 मिनट से भी कम समय में चकनाचूर हो गया। जीवित क्रिस्टल की स्थिर चमक उनकी झुकी हुई आकृति को रोशन कर रही थी, जो इस बात का प्रमाण थी कि उनका अकादमिक जगत किस प्रकार पूरी तरह से बिखर गया था। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम छात्रों के गलियारे में आते ही टैरो के चारों ओर भीड़ जमा हो गई, और उनकी आंखों के सामने ही सत्ता का समीकरण स्पष्ट रूप से बदल गया। सबसे पहले हान का समूह पास पहुंचा, उसके तुरंत बाद लूना की नौकरानियां और चचेरी बहनें भी आ गईं। यहां तक कि जिनके नियमित सहायक कर्मचारी भी अब आसपास मंडरा रहे थे और टैरो का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। गलियारा उत्साह भरी फुसफुसाहटों से गूंज रहा था। अविश्वसनीय, हान खुशी से झूम उठा, उसके मकड़ी के जाले जैसे पैटर्न उत्साह से चमक रहे थे। कांस्य की मूर्ति पाने वाला पहला छात्र, और स्कूल शुरू करने के मात्र 130 दिन बाद। दरअसल टैरो ने अपना सिर खुजाया, ध्यान आकर्षित करने से स्पष्ट रूप से असहज महसूस कर रहा था। उसकी त्वचा के नीचे उसके नए जानवर के निशान हिल रहे थे। ये केवल 100 दिनों की साधना थी। 100 दिन। नौकरानियों में से एक पास आए, उसके बालों में बादल पक्षी प्रकट हो गया। ये कैसे संभव है? ये सब रेन की वजह से हुआ। टैरो मुस्कुराया, उसके हावभाव में नया आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उसे शुरू से अंत तक बिल्कुल पता था कि क्या करना है। लूना दूर से दीवार से टेक लगाकर देख रही थी, जबकि उसकी चचेरी बहनें और नौकरानियां समूह में घुलमिल रही थीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसका परछाई वाला भेड़िया उसके पैरों के पास फड़फड़ा रहा था। एक जीवित सुरंग, किसी ने उत्सुकता से पूछा, उस क्रिस्टल के अलावा ये और क्या कर सकती है? ओह अच्छा, टैरो ने कहना शुरू किया, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। यह उतना प्रभावशाली नहीं है। क्लेन की आवाज भीड़ में चाकू की तरह चुभ गई। वो घमंडी कदमों से आगे बढ़ा, उसका शेर चमकदार पैटर्न में प्रकट हो रहा था जो सामान्य से धुंधला लग रहा था। यह अभी भी एक साधारण जानवर है। मेरा शेर जल्द ही इसी स्तर पर पहुंच जाएगा, और वो कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। बिल्कुल सही, जिन ने बीच में कहा, और उसका समूह अपने आप ही उसके पीछे चलने लगा। मैंने तुम्हें एक बार हराया था, याद है? अतिरिक्त सुरक्षा का कोई मतलब नहीं अगर मेरे स्पिरिट पंच उसे ऐसे भेज सकते हैं जैसे वो है ही नहीं। टारो ने अपनी आंखें घुमाई, उसे कुछ याद आया जिससे उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। यह मजेदार है कि आपने अपने जानवरों की तारीफ की, उसने सहजता से कहा। रेन ने कहा था कि आपके जानवर गलत रास्ते पर है, वे स्वर्ण रैंक तक नहीं पहुंच पाएंगे। पब फ्यूचर विज्ञापन समूह में सन्नाटा छा गया। भरिन के प्रदर्शन के बाद रेन के शब्दों का महत्व पूरी तरह से बदल गया था। दरअसल टैरो ने उस पल का आनंद लेते हुए आगे कहा, उसने कहा कि तुम्हारी साधना पद्धति को देखकर लगता है कि तुम्हारा शेर क्लेन रजत रैंक 3 पर ही अटक जाएगा, है ना? इतना सुनहरा भी नहीं? क्लेन का चेहरा पीला पड़ गया, उसके शेर की छवि अनियमित रूप से झिलमिलाने लगी। झूठ! मेरे शेर का वंश स्वर्णिम है, ये तो सब जानते हैं। जैसे सबको पता था कि मेरा भरिन केवल एक महान खोदने वाले जीव में ही विकसित हो सकता है ना? हान जोर से हंसा, जिसमें बाकी लोग भी जल्दी से शामिल हो गए, और उसकी हंसी की गूंज पूरे गलियारे में सुनाई दी। रेन ने मुझे कम से कम स्वर्ण पदक तक पहुंचने में मदद करने का वादा किया है, टैरो ने मौसम पर टिप्पणी करते हुए कहा, हालांकि उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। सोना, जिन ने उपहास किया, लेकिन उसकी आवाज में अनिश्चितता झलक रही थी। सोने का कीड़ा? अब तो तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है। जैसे प्रोफेसर वेई ने अपना खो दिया। तारो ने आगे पूछा, तुम्हें पता है रेन तुम्हारे जानवर के पद के बारे में क्या कहता है? बुरी खबर है, ये हास्यास्पद है। क्लेन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। एक मामूली आदमी एक घटिया जानवर के साथ स्वर्ण पदक जीत रहा है। हीन। हान आगे बढ़ा, उसके मकड़ी के जाले में हल्की सी चमक थी। पहले सेमेस्टर का इकलौता कांस्य पशु,
इतिहास में एकमात्र जीवित सुरंग का प्रजनक, मुझे तो हीन नहीं लगता। इसकी प्रगति की संभावनाएं अभी तय नहीं है। और सिर्फ 100 दिनों में। आपने कब कहा था कि आपका शेर कांस्य रैंक तक पहुंच जाएगा? जिन समूह के नियमित अनुयायी धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे हैं और टैरो के आसपास के समूह की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सत्ता में ये बदलाव लगभग स्पष्ट था। ये तो बस किस्मत है, जिन ने गुस्से से कहा। उसका बाग उत्तेजित होकर धारियों में बदल गया। सड़े हुए मशरूम की चालें और बेतुके सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत जो फिर कभी काम नहीं करेंगे। ये सिद्धांत एक बार कारगर साबित हुए थे। मेयो ने अन्य नौकरानियों के साथ बैठकर ये सब देखते हुए टिप्पणी की, ये फिर से कारगर हो सकते हैं। अब भीड़ स्पष्ट रूप से दो भागों में बंट गई थी। एक तरफ जिन और क्लेन अपने सबसे वफादार अनुयायियों के साथ थे, जबकि अधिकांश लोग तारों के चारों ओर जमा थे। जब मेरा शेर कांस्य रैंक पर पहुंच जाएगा, क्लेन ने कहना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज में हमेशा की तरह दृढ़ विश्वास की कमी थी। कांस्य स्तर तो बस शुरुआत है, और एक दिन हम में से केवल एक ही स्वर्ण स्तर तक पहुंचेगा, तारों ने बीच में ही टोकते हुए कहा। रेन ने स्वर्ण सिंह की साधना पद्धति में किसी त्रुटि के बारे में बताया था, गलत प्रकाश के उपयोग के बारे में कुछ। क्लेन अपने ही शब्दों में अटक गया। उसके चेहरे पर संदेह की छाया सी छा गई। पता है, हान मुस्कुराया, मकड़ी की आकृतियां उत्सुकता से बुन रही थीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या रेन अन्य जीवों की जांच करने को तैयार होगा, मतलब बेचारे सहपाठियों को साधना में गलतियां करने से बचाने में मदद करने के लिए। कई छात्रों ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। ये तो सरासर बेतुका है। क्लेन घूम गया। चलो चले, हमें और बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वे चले गए तो ये स्पष्ट हो गया कि उनके प्रभाव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा था। तो तारो, हान ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। रेन ने वैकल्पिक विकास के बारे में और क्या कहा है? शायद बुनकर मकड़ियों के बारे में कुछ? लूना ने आखिरकार दीवार से धक्का दिया। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसकी चचेरी बहनें और नौकरानियां उसके पीछे पीछे कदम मिलाकर चलने लगीं। अब से हालात बहुत अलग होने वाले हैं, उसने धीरे से कहा। गुरुजी, रेन ने कई अभ्यास पूरे करने के बाद रुककर कहा। सुबह की रोशनी में उसके मशरूम धीरे धीरे फड़क रहे थे। मैं आपको आपकी क्रेन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। लिन ने अपनी मुद्रा को ठीक करना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए कुछ झलक दिखाई दी, दर्द, निराशा। एक तरीका है, रेन ने पसीना पोंछते हुए कहा। 1000 दिन का तरीका जो आपके क्रेन को सिल्वर रैंक 1 या 2 की शक्ति तक पहुंचा सकता है, कम से कम उसकी गति विशेषता में, और आपकी तकनीक के साथ। लिन कुछ पल चुपचाप उसे देखती रही। उसकी त्वचा पर पंखों के पैटर्न के रूप में सारस की आकृति आंशिक रूप से उभर रही थी। किसी और समय वह ऐसे सुझाव को किसी छात्र की खुश करने की नेक नियत वाली कल्पना समझकर खारिज कर देती। लेकिन आज उसने उसके कमरे में और वेई की कक्षा में जो कुछ देखा था, उसके बाद 1000 दिन की विधि, उसने अंततः पूछा, अपनी आवाज को तटस्थ रखने की कोशिश करते हुए, हालांकि उसकी आंखों में आशा की चमक थी। हाँ, रेन ने सिर हिलाया। इसके लिए पूर्ण निरंतरता की आवश्यकता होती है। एक दिन भी चूक हुई तो आपको शून्य से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन लिन प्रशिक्षण क्षेत्र की एक बेंच पर बैठ गई और रेन को अपने साथ बैठने का इशारा किया। उसकी सारस की आंखों की हरकतें उत्सुकता से बदल गईं। समझाए, उसने सरल शब्दों में कहा। हर सुबह आपको एक क्रिस्टल को अवशोषित करना होगा। रेन ने अपनी बात शुरू की, ज्ञान साझा करते हुए उसके मशरूम स्पंदित हो रहे थे। आपको अपने जानवर के रैंक के क्रिस्टल, इस मामले में कांस्य 1, को सुबह की पहली रोशनी के 10 मिनट के भीतर संसाधित करना होगा, लेकिन पारंपरिक तरीके से नहीं। क्या दिन का समय इतना मायने रखता है? ये बहुत जरूरी है। रेन मुस्कुराया। तुम्हारी सारस का भोर से स्वाभाविक लगाव है। भोर में ही उसकी गति सबसे तेज होती है ना? लिन आश्चर्य से पलकें झपकाईं। सारस जैसे जीवों के बारे में यह एक ऐसी बात थी जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया था। क्रिस्टल को ठीक 10 मिनट चाहिए, रेन ने दोहराया। साथ ही इसे कांस्य श्रेणी के जलीय पौधे की जड़ के अर्क से सील करना होगा। और जैसे जैसे रेन ने विधि की बारीकियों को समझाया, लिन को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने वर्षों से अनुभव नहीं किया था। अपने जानवर के भविष्य के लिए सच्ची आशा। क्रिस्टल को ठीक 10 मिनट चाहिए, रेन ने दोहराया। साथ ही इसे कांस्य श्रेणी के जलीय पौधे की जड़ के अर्क से सील करना होगा। और जैसे जैसे रेन ने विधि की बारीकियों को समझाया, लिन को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने वर्षों से अनुभव नहीं किया था। अपने जानवर के भविष्य के लिए सच्ची आशा। जब रेन ने अपनी व्याख्या समाप्त की तो उसने पूछा, 1000 दिन क्यों? रेन ने जवाब दिया, परंपरागत तरीकों के कारण। पारंपरिक पद्धतियां अपूर्ण है, रेन ने धीरे से बात काटते हुए कहा। जैसा कि आपने आज देखा, इन पुस्तकों के लेखकों को बहुत सी बातों की सही समझ नहीं है। समस्या यह है कि उन्हें अंधाधुंध प्रयोग करने पड़ते हैं।
लिन ने अपने सारस के निशानों को गौर से देखा और उन सभी पलों को याद किया जब उसने चाहा था कि वह अपने इस जानवर को उसकी वर्तमान सीमाओं से परे ले जा सके। उसकी त्वचा के नीचे पंखों के पैटर्न हिलने लगे, मानो उसकी नई आशा को महसूस कर रहे हों। मध्यवर्ती परिपक्वता रैंक बढ़ाने जैसी नहीं है, इसीलिए इसमें 10 गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बाद में एक अंतिम परिपक्वता भी होती है, लेकिन पहले इसे पूरा कर लेते हैं। 1000 दिन, उसने धीरे से कहा, एक भी दिन छोड़े बिना। रेन ने आगे कहा, अंत में आपको कांस्य रैंक एक स्पीड रून की आवश्यकता होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि यह आपके लिए बहुत महंगा नहीं होगा और निवेश के लायक होगा। और आपको सच में लगता है कि यह काम करेगा? यह सवाल लिन के इरादे से कहीं अधिक कमजोर लहजे में निकला। रेन मुस्कुराया और आत्मविश्वास से भरे उसके मशरूम फड़कने लगे। उतना ही यकीन जितना मुझे टैरो की लिविंग टनल पर था। लिन खड़ी हो गई, उसने अपना फैसला कर लिया था। तो मैं कल सुबह तड़के से शुरू कर दूंगी। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे प्रशिक्षण से एक दिन की छुट्टी मिलेगी? रेन ने उम्मीद से पूछा। लिन की हंसी ट्रेनिंग फील्ड में गूंज उठी। अच्छा प्रयास। अब उस किक सीरीज पर वापस जाओ जिसे तुम गलत तरीके से कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रशिक्षण फिर से शुरू किया, लिन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वर्षों में पहली बार उसके सारस का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत हो रहा था। और यह सब उस छात्र की बदौलत है जिसके पास अकादमी का कथित तौर पर सबसे कमजोर जानवर है। यान की प्रशिक्षण कक्षा आमतौर पर एकाग्रता और प्रयास का एक शानदार नजारा होती थी। पब फ्यूचर एड्स, लेकिन आज कैस तीसरी बार तुम इसी अभ्यास में लड़खड़ा गई हो। यान ने अपना सिर हिलाया, जबकि उसका विशालकाय शरीर निराशा से कांप रहा था। और फैंग, तुम्हारा कोबरा कब से गलत दिशा में हमला करने लगा? छात्र लगभग सुन ही नहीं रहे थे। उनकी निगाहें लगातार रेन पर टिकी थीं, जो घूरती निगाहों को अनदेखा करते हुए अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कि जिनका समूह भी अपनी सामान्य तिरस्कारपूर्ण दूरी बनाए नहीं रख सका, और जब उन्हें लगा कि कोई नहीं देख रहा है तो वे चोरी छिपे नजरें गड़ाने लगे। यह एक सुखद अनुभूति नहीं थी। लगातार मिल रही निगाहों ने उसे असहज कर दिया, मानो उसकी हर हरकत का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जा रहा हो। लेकिन फिर उसे याद आया कि जीवित क्रिस्टल के सामने वेई का चेहरा कैसे बिखर गया था, और जिन और क्लेन के चेहरे के भाव कैसे थे जब उन्होंने अपने प्रभाव को खत्म होते देखा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, संतुष्टि से उसके मशरूम फड़कने लगे। हान, तुम्हारा जाल तुम्हारे ही पैरों में उलझ गया, यांग ने कनपटी मलते हुए कहा। क्या आज कोई ध्यान दे रहा है? लिन अपनी ओर से उत्साहपूर्वक मुद्रा सुधारते हुए खुशी से दमक रही थी। शानदार फॉर्म, रेन, उसने आंख मारते हुए कहा। कम से कम कोई तो अपना ध्यान केंद्रित रखता है। मई की कक्षा में भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, और इस तरह आर्थिक चक्र क्रिस्टल की कीमतों को प्रभावित करते हैं। मेई ने बोर्ड पर ग्राफ बनाते हुए कहा, उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही थी। क्या कोई सुन भी रहा है? रेन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हवा में एक कागज की गेंद उड़ी। मेई की लता ने एक तेज गति से उसे रोक लिया। बस करो, उसने अपना डेस्क पटकते हुए कहा। श्री पटिंदर की वैकल्पिक विकासवादी स्थिति परीक्षा में नहीं आएगी, लेकिन मेरे ग्राफ जरूर आएंगे। रेन अपनी सीट पर थोड़ा धंस गया। हालांकि जीवित क्रिस्टल के सामने घुटनों के बल बैठे वेई की याद उसके लिए एक उत्कृष्ट सांत्वना बनी रही। जब तक सोम की वैकल्पिक कक्षा का समय आया, प्रोफेसर ने खुद को पूरी तरह से खाली कक्षा में पाया। उसने गलियारे में झांका और ठीक उसी समय देखा कि उसके नियमित छात्र रेन को घेरे हुए थे, जो गुफाओं की ओर जा रहा था लेकिन आंगन में फंस गया था, और उस पर वैकल्पिक विकास के बारे में सवालों की बौछार कर रहे थे। मुझे लगता है कि आज क्रिस्टल की क्लास नहीं है, सोंग ने धीरे से कहा। अंततः लिन की बदौलत रेन भीड़ से निकलने में कामयाब रहा, जो संयोगवश प्रकट हुई और घोषणा की कि उसके विशेष प्रशिक्षण का समय आ गया है। सबकी नजरों का केंद्र बनना उतना मजेदार नहीं होता, है ना? लिन मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। पब फ्यूचर एड्स, नहीं, रेन ने स्वीकार किया। उसके मशरूम धीरे धीरे फड़क रहे थे, लेकिन जब वेई ने जीवित क्रिस्टल को देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव याद आ गए। उसी से सब कुछ सार्थक हो जाता है। लिन हंस पड़ी। कल जब वो प्रतीक चिन्ह सौंपेगा, तब उसका चेहरा देखना। रेन के मशरूमों में नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। शायद कुछ और दिन सबका ध्यान अपनी ओर खींचना उतना बुरा भी नहीं होगा। रेन ने कमरे का दरवाजा मुश्किल से ही खोला था कि उसने देखा कि लियो घुटनों के बल बैठा है और अपने फैले हुए हाथों में एक कांसे की चमकती हुई क्रिस्टल को भेंट के रूप में पकड़े हुए है। मुझे बहुत खेद है, लियो ने घबराकर कहा। मुझे शुरू से ही आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। कृपया इस साधारण से क्रिस्टल को मेरी क्षमा के रूप में स्वीकार करें और मेरे अंदर के उस क्रूर स्वभाव को सुधारने का सही रास्ता दिखाएं। रेन अपनी हंसी नहीं रोक पाया।
जाहिर है अब हर कोई साधना में उसकी मदद चाहता था। उठो, रेन ने लियू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें अपनी साधना के लिए उस क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। वैसे, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम हम चारों के लिए फलों का पानी ला सकते हो। बिल्कुल, लियू उछल पड़ी और लगभग दौड़ते हुए दरवाजे की ओर भागी। लियू के गायब होते ही मिन जोर से हंस पड़ी। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पूर्वज गुरु के सामने हो। मिन, उसका मजाक मत उड़ाओ, कुछ दिन पहले तुम भी बिल्कुल उसके जैसे दिखते थे। आज के बारे में टैरो ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए अपना सिर खुजाया। मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। हर कोई तुम्हारे विकासवाद के ज्ञान के बारे में बात कर रहा है और कोई बात नहीं, रेन ने हाथ हिलाते हुए कहा, जबकि उसके मशरूम शांति से धड़क रहे थे। बस समय की बात थी। तुम्हें पैसे लेने चाहिए, मिन ने आराम से लेटे हुए सुझाव दिया। तुमने देखा है कि बाकी सब कैसे हैं। तुम अपने तरीकों को बेचकर खूब पैसा कमा सकते हो। नहीं, रेन ने अपने ट्रंक से एक नई नोटबुक निकाली। मैं कुछ बेहतर करने जा रहा हूं। पैसे कमाने से बेहतर? मिन ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं किताबें लिखूंगा। रेन मुस्कुराया, उसके मशरूम दृढ़ संकल्प से फड़क रहे थे। हर किसी के लिए साधना तकनीकों की किताबें, ताकि किसी को भी अधूरी प्रगति से संतुष्ट न होना पड़े, सिर्फ इसलिए कि वर्तमान रिकॉर्ड गलत है। तारो और मिन ने एक दूसरे की ओर देखा। वेई को तो बहुत गुस्सा आएगा, मिन मुस्कुराई। पूरी अकादमी में हंगामा मच जाएगा, टैरो ने आगे कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, रेन ने लिखना शुरू किया। उसके मशरूम एक स्थिर लय में धड़क रहे थे। अब समय आ गया है कि कोई सैकड़ों वर्षों से चली आ रही अधूरी जानकारी को ठीक करे। लियू फलों का पानी लेकर लौटा और उसने देखा कि उसके रूममेट हंस रहे थे, जबकि रेन उस लेख का पहला पृष्ठ लिख रहा था जो पशु साधना ज्ञान में एक क्रांति साबित होने वाला था। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपने सीमित खाली समय में 9 दिनों तक लगातार लिखने के परिणामस्वरूप एक नोटबुक तैयार हुई जो विस्तृत आरेखों और सावधानीपूर्वक स्पष्टीकरणों से भरी हुई थी। रेन ने मुस्कुराते हुए डिगर बीटल की पारिस्थितिकी, विशेषताएं, क्षमताएं और खेती की तकनीक नामक पुस्तक टैरो को सौंप दी और उसके मशरूम शांत गर्व से फड़क रहे थे। मैं चाहता हूं कि इसे पढ़ने वाले पहले व्यक्ति आप ही हो, उन्होंने कहा, और साथ ही उनके मशरूम हल्के से फड़क रहे थे। हालांकि यह पूरी तरह से तैयार नहीं है। टारो ने श्रद्धापूर्वक पन्ने पलटे। हर चित्र को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनमें सुरंगों के पैटर्न, जीवित क्रिस्टल की संरचना, किलेबंदी की तकनीकें, ऐसी बातें थीं जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था कि उसका जानवर कर सकता है। हर पन्ने में एक नया रहस्य छिपा था। क्या ये पूरा नहीं है? उन्होंने किताब से नजरें हटाए बिना पूछा। इसमें इतनी जानकारी है कि इसे पढ़ने में काफी समय लग जाएगा। ये सिर्फ सिल्वर रैंक 3 तक ही जाता है, रेन ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं गोल्ड रैंक तक पहुंचने का रास्ता भी शामिल करना चाहता हूं, लेकिन उस जानकारी को जुटाने के लिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए। कितना समय लगेगा? टैरो ने आखिरकार किताब से नजरें ऊपर उठाईं। चिंता मत करो, रेन मुस्कुराया और उसके मशरूम फड़कने लगे। सिल्वर 3 तक पहुंचने में तुम्हें कुछ साल लगेंगे, इसलिए मेरे पास इसे पूरा करने के लिए काफी समय होगा, और मुझे बस एक और दिन चाहिए ये जानने के लिए। टारो एकदम थम गया। अचानक उसके दिमाग में सारी बातें एक साथ जुड़ गईं। कल रेन की साधना के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। कल वो कांस्य पदक के प्रथम स्थान पर पहुंच जाएगा। कल तुम क्या करने वाले हो? टैरो ने सवाल पूरा नहीं किया, लेकिन उसे करने की जरूरत भी नहीं थी। हाँ, रेन ने सिर हिलाया, जबकि उसके मशरूम उम्मीद से फड़क रहे थे। कल पता चल जाएगा। 5वें महीने के 25वें दिन, अकादमी में प्रवेश करने के ठीक 145 दिन बाद, रेन ने अपने हाथों में अंतिम कांस्य क्रिस्टल, एक सुनहरा मशरूम और बुद्धि का प्रतीक चिन्ह धारण किया हुआ था। जिस पल का वो इंतजार कर रहा था, वो आखिरकार आ गया था। लियू, तारो और मिन ने अपनी सांसें थाम ली और उसके बिस्तर के चारों ओर जमा हो गए। उनकी प्रत्याशा के जवाब में, उनके भीतर के जानवर आंशिक रूप से प्रकट हुए। लिन दरवाजे के चौखट से टेक लगाकर खड़ी थी। देखने में तो वह काफी शांत लग रही थी, लेकिन किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं कर रही थी, और यह सुनिश्चित कर रही थी कि उसकी छात्रा बाद में प्रशिक्षण से भागने की कोशिश न करे। चलो शुरू करते हैं, रेन ने धीरे से कहा, जबकि उसके मशरूम हल्के से फड़क रहे थे। उन्होंने सामग्री को आत्मसात कर लिया और चमक हल्की थी। यह इतना सूक्ष्म था कि एक पल के लिए उसके दोस्तों को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। पिछले दिनों की उनकी सामान्य साधना कहीं अधिक गहन थी। इसकी तुलना में ये लगभग फीकी सी लग रही थी। क्या ये काम कर गया? मिन आगे झुका। उसका सांप भी उसी तरह हिल रहा था। तुम्हारे मशरूम कुछ ज्यादा चमक रहे हैं? शायद। लियू ने आंखें सिकोड़ी। उसकी रात में चमकने वाली दृष्टि प्रकट हुई।
ये कहना मुश्किल है कि वे ज्यादा चमक रहे हैं या ये सिर्फ सुबह की रोशनी का असर है। लेकिन रेन मुस्कुरा रहा था। उनके मन में विकास के नए रास्ते एक जटिल मानचित्र की तरह खुलते चले गए। वे उन रास्तों को देख सकते थे जो पहले अस्पष्ट थे, ऐसे पैटर्न जो दूर तक फैले हुए थे। मैं इसे देख सकता हूं, उसने विस्मय से फुसफुसाते हुए कहा। स्वर्ण रैंक 1 तक, अब रास्ता साफ है। लेकिन क्या बदल गया? टैरो ने कोई प्रत्यक्ष बदलाव ढूंढते हुए पूछा। मुझे तुम्हारे जानवर में कोई नया रूप दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे अपने शरीर में कोई खास फर्क महसूस नहीं होता, रेन ने स्वीकार किया। लेकिन मेरा बीजाणु अब निष्क्रिय छोटे बीजों का एक साधारण बादल नहीं रहा, यह अब एक पूरा दानव बन गया है, एक असली कवक। चारों ने आशा भरी निगाहों से एक दूसरे का अभिवादन किया। क्या आप? मिन ने स्पष्ट इशारा किया। क्या मैं तुम्हें कांस्य रैंक 1 पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाऊं? रेन ने सवाल पूरा किया। शायद हाँ। हालांकि मुझे अपने दिमाग से ज्ञान का प्रवाह टूटना पसंद नहीं है। इसका अधिकांश भाग तो पहले से ही याद हो चुका है ना? लिन ने दरवाजे से टिप्पणी की। और मैं मानती हूं कि मुझे भी जिज्ञासा है। रेन ने सिर हिलाया और लंबे समय बाद पहली बार अपने बीजाणु को अपने शरीर से अलग किया। उसके सामने की हवा धीरे से हिल उठी और फिर ये लियू इतना आगे झुक गया कि वह लगभग गिर ही गया। क्यारी पर 5 सेंटीमीटर से भी कम ऊंचाई वाला एक छोटा सा मशरूम उगाया। उसका चेहरा किसी गोल मटोल बच्चे जैसा था, बड़ी बड़ी आंखें और गोल मटोल गाल थे जो मानो बच्चों जैसी प्यारी आवाजें निकालने के लिए ही बने हों। ये तो बहुत छोटा है, मिन अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। अब आपकी क्षमताओं में कितनी वृद्धि हुई है? लियू ने हंसने की कोशिश करते हुए पूछा। ताकत में 20% और बुद्धिमत्ता में 20%, रेन ने गरिमापूर्ण ढंग से उत्तर दिया। कमरे में हंसी का माहौल छा गया, यहां तक कि लिन को भी अपना मुंह एक हाथ से ढकना पड़ा। टारो की रक्षा क्षमता 60% है, मिन ने अपना पेट पकड़ लिया, और बाकी सब में 30%। और इसे उगाने में 10 गुना ज्यादा खर्च आया। लियू हंसी के आंसू पोंछते हुए बोली, कोई भी जानवर इसे एक ही बार में खा सकता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन जानवर का मजाक उड़ाना बंद करो। एक छोटे बच्चे जैसी तीखी आवाज सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, सभी की निगाहें उस नन्हे मशरूम पर टिक गईं। क्या सच में? टैरो ने कई बार पलकें झपकाईं। बेशक, मैंने बोला, मशरूम ने अपने हाथों को क्रॉस करते हुए कहा। और मैं छोटा नहीं हूं। मशरूम बिस्तर पर नखरे से उछलने लगा, उसके गाल प्यारे से फूले हुए थे। मैं कॉम्पैक्ट हूं, वायुक्तिकीय हूं, कुशल हूं। उसके बाद जो सन्नाटा छाया, वो एकदम गहरा था। जानवर बोलते नहीं है। यह एक ज्ञात तथ्य था कि वे अपने प्रशिक्षकों के साथ मानसिक रूप से संवाद करते थे, संवेदनाओं और भावनाओं को सीधे साझा करते थे क्योंकि वे उनका ही हिस्सा थे। हाँ, बोलने वाले ड्रैगन की कहानियां तो थीं, लेकिन वे बच्चों की कहानियां थीं। तारो और मिन ने हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, जबकि लियू ने अपनी आंखें मल ली मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हो रहा हो। यह असंभव है, लियू हकलाते हुए बोला, जानवर ऐसा नहीं करते। मैं बोल रहा हूं, अब इससे निपटो। मशरूम ने अपनी बात जारी रखी, उसके गाल अभी भी उसी अविश्वसनीय रूप से प्यारे से पाउट में फूले हुए थे। लिन सबसे पहले इस आश्चर्य से उबरी। खैर, उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह अप्रत्याशित है, लेकिन मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। तुम्हारा क्या मतलब है? मशरूम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के माध्यम से जुड़े रहें। रेन को जानवरों के बारे में इतनी जानकारी क्यों होती है? लिन दरवाजे से थोड़ा दूर हट गई। उसके पास एक ऐसा जानवर है जो जानकारी का विश्लेषण और संचार कर सकता है, मानो एक विशाल चलता फिरता पुस्तकालय हो। एक बेहद कॉम्पैक्ट पैकेज में, टैरो ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल। मशरूम ने जोर से सिर हिलाया, फिर उसे एहसास हुआ कि वे फिर से मजाक कर रहे हैं। अरे! मिन और लियू लगातार घूरते रहे, बारी बारी से उस नन्हे बोलने वाले मशरूम और रेन को देखते रहे, जो ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो ये सब बिल्कुल सामान्य बात हो। मैं एक विशाल शरीर का कमांड केंद्र हूं। यह ऐसा है जैसे आपका दिमाग। क्या आपको लगता है कि आप छोटे हैं अगर आप सिर्फ अपने दिमाग को गिनते हैं और खुद को पूर्ण रूप से नहीं देख पाते? कमांड सेंटर। लियू उस छोटे से मशरूम को बेहतर ढंग से देखने के लिए और करीब झुकी। हाँ, सबसे बड़े जानवर का, मशरूम ने गर्व से घोषणा की। फिर से हंसी की आवाज गूंज उठी। तुम क्यों हंस रहे हो? मेरी शक्ति की जड़ें इतनी सूक्ष्म हैं कि तेज नजर भी उन्हें नहीं देख सकती। वे पूरी दुनिया में फैलेगी। फिलहाल वे सोने की अंगूठी के पहले हिस्से तक ही पहुंचती हैं। मशरूम ने स्वीकार किया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। लेकिन एक दिन मेरा प्रभाव दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा। मुझे सारे रहस्य पता होंगे। सारे के सारे।
उस छोटे से जीव को इतने विशाल भूभाग पर अपना कब्जा होने का दावा करते देख लड़के अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।